नमस्कार दोस्तों, हिंदी की कक्षा के अंतर्गत बैंक के संदर्भित जो परीक्षा उसमें अभी तक हमने 2 बिंदु अच्छी तरीके से विश्लेषित किए हैं। अब आज की कक्षा में हम जो बिंदु चर्चा में लेने जा रहे हैं वो भी आपके कंपटीशन की नज़र से दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस बिंदु का नाम है युग्म शब्द, कंजक्शन वर्ड। जैसे कि पहले की कक्षा में, प्रथम कक्षा में मैंने आप सभी को बताया भी था कि हमें परिच्छेद से संदर्भित कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे व्याकरण की नज़र से, तो उन्हीं के संदर्भित ये बिंदु हमारे पास यहाँ आज की कक्षा में हैं। अभी तक हमने वाक्य शुद्धि का बिंदु, शब्द शुद्धि में यानी वर्ड्स में जो एरर आती है, सेंटेंस में जो एरर आती है, उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है। अब हम कंजक्शन वर्डों को समझ जा रहे हैं। कंजक्शन जो वर्ड है, शब्द हैं, उनको किस तरीके से हमें देखना है। देखिए, पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो बिंदु आपके सामने देखने को मिलते हैं, ये ऐसे बिंदु हैं जिसमें आपको एक समान शब्द देखने को मिलते हैं युग्म शब्दों में। अब इन समान शब्दों में आपको एक स्थिति देखने को मिलती है। ये शब्द ऐसे हैं जो थोड़े से मात्रा उच्चारण के आधार पर विभिन्नता लिए हुए हैं और उन्हीं के आधार पर आपको इसको समझना है, ध्वनि के आधार पर, क्योंकि इनकी साउंड में, इनके उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अंतर होता है और इन्हीं के आधार पर इनका अर्थ निश्चित किया गया है हिंदी को लेकर। हिंदी के व्याकरण में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में युग्म शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो वो कौन कौन से, किस तरीके से हैं। देखिए, युग्म शब्द का यदि अर्थ लेते हैं तो इसका अर्थ होता है जोड़ा। जोड़े वाले जो शब्द हैं उनको हम युग्म शब्द कहते हैं। अब इनका जो आपको अध्ययन करना है वो 2 आधारों पर है। 2 आधार पर यदि हम विश्लेषित करते हैं इसको, तो वो विश्लेषण हमारे सामने इस प्रकार से। एक तो इनको आपको पढ़ना होता है ध्वनि के आधार पर, एक इनको पढ़ना होता है आपको मात्रा के आधार पर, एक इनको अंतर करना है तो वो अंतर करना है चिन्ह के आधार पर, एक इनका अंतर आता है तो हम कह सकते हैं इनका उच्चारण के आधार पर, जो ध्वनि हम सुनते हैं उसके आधार पर, जो उच्चारण हम बोलते हैं उसके आधार पर। तो इन्हीं आधारों पर विश्लेषित करते हुए आपको इसका अध्ययन मनन करना है। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, किस तरीके से। उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने ये शब्द लिख दिया, अजा और अज। ये हमारे लिए यहां पर एक युग्म शब्द है। अब केवल मात्रा भर का अंतर है लेकिन अर्थ पूरी तरीके से बदल जाता है। यदि अजा शब्द का अर्थ लेते हैं हम तो इसका अर्थ आता है बकरी, और यदि अज शब्द का प्रयोग लेते हैं तो हम लेते हैं यहां पर दशरथ के पिता। महाभारत में जो दशरथ हुए उनके पिता का नाम अज। इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो हमने शब्द ले लिया यहां पर वर्ण और शब्द ले लिया हमने यहां पर वर्ण। अब इस वर्ण का तो अर्थ हम लेते हैं व्यंजन वर्ण इत्यादि या खाद्य सामग्री का व्यंजन वगैरह, वो किस तरीके से। इस वर्ण का अर्थ होता है घाव, जख्म, तो वो इसके लिए इसका प्रयोग हो गया। यदि हम इसी क्रम में को आगे बढ़ाते हैं तो हमें देखने को मिलता है आरती, आरती और आरती। ये 3 शब्द हैं यहां पे, लेकिन मात्रा भर की अंतर से ही ये वाक्य का, इस शब्द का अर्थ बदल जाता है। आरती का अर्थ होता है जो हम पूजा वगैरह करते हैं, निरांजन करते हैं, उसके लिए। आरती शब्द का अर्थ होता है यहां पर विराम, ठहराव। इस आरती शब्द का अर्थ होता है यहां पर पीड़ा। लेकिन साथियों, एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर आपको शब्द शुद्धि का फार्मूला लागू नहीं करना है। यदि हम कहें कि इस शब्द शुद्धि में कौन सा शब्द शुद्ध है तो यह शब्द ही शुद्ध माना जाएगा। यानी इस बिंदु को पढ़ते वक्त आपको अशुद्धि शुद्धि शब्द है उसको विस्मृत करना है, उसको भूल जाना है। तो ऐसे में यह शब्द आपको बिना किसी शब्द में एरर या
हम कहें कि त्रुटि है, उसको भूलकर ही आपको याद करने हैं, क्योंकि ये चाहे शुद्धता में चाहे अशुद्धता में इनका अर्थ है वो फिक्स है। तो हमने ये देखा कि 3 वर्णों में या 3 शब्दों में, इस प्रकार के शब्दों में कैसे मात्रा भर से वर्ण संबंधी या हम कहें कि किस प्रकार से चिन्ह संबंधी, उच्चारण या ध्वनि संबंधित अंतर देखने को मिल जाता है। तो ये युग्म शब्दों का सिलसिला रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जोड़े वाले शब्द हैं, इनको पहचानने, इनको याद करने का तरीका आपके सामने है और इस प्रकार से ये एग्जाम्पल के लिए आपके सामने। अभी एक चार्ट बना लेते हैं जो हमारी सुविधार्थ रहेगा, जिसके आधार पर हम आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम इस चार्ट को ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। इधर हम युग्म शब्द लिख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से और इधर इनका फिर अर्थ एक साथ लिख लेंगे, तो आपके सामने एक चार्ट उपस्थित हो जाएगा सुविधार्थ। देखिए, तो यहां हम लेते हैं, हमने शब्द ले लिया यहां पर नयन और नव। दूसरा शब्द ले लिया हमने यहां अनल और अनिल। तीसरा शब्द लिया हमने तर्क और तक्र। चौथा शब्द ले लिया रित और अनिरित। अनिरित। आगे चले तो इस पे शब्द आ गया आपके सामने गुरु और गरु। फिर लिया हमने यहां पर घन और घना। शब्द लिया आपके ये कंपटीशन में कई बार आ चुका है, तरणी और तरणी। व्रण और व्रण। इसी प्रकार से अस्सी और अस्सी। अस्सी और अस्सी। कर्म और कर्म, कर्म और क्रम। जेव और जीव। दश और दंश। राज और राज। इति और इर्ति। पय और पय। रिद्ध और हृदय। प्रमोद और प्रमाद। तो ये हमारे सामने एक चार्ट यहां पर है। इसी के आधार पे आपको अन्य जो नोट्स है वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे बैंक ऑफ क्लासेस के माध्यम से, जिसको आप आसानी से याद कर लीजिएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे इस कक्षा में ये चीज पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब इनका विश्लेषण हम देखते हैं, कौन कौन से बिंदुओं के आधार पर इसका क्या अर्थ निकलेगा। देखिए, नयन। नयन का अर्थ लेते हैं हम यहां पर आंख से। नव का अर्थ लेते हैं हम नया, जो पूर्णतः नई चीज होती है वो। अनल, अनल होता है यहां पर आग से।
और अनिल होता है यहां पर हवा से। तर्क यानी बहस होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो बहस शब्द के संदर्भित इसका प्रयोग लिया जाएगा। और जो आपका तर्क है उसका अर्थ लिया जाता है यहां पर छाछ से, मट्ठा या छाछ से। रित इसका अर्थ होता है यहां पर सच, और अनरित का अर्थ होता है झूठ। गुरु का अर्थ होता है शिक्षक, और गरु का अर्थ होता है गधा। घन, घन का अर्थ होता है यहां पर हथौड़ा। हालांकि गणित की एक संख्या पद्धति भी है। घना का अर्थ होता है गहरा। तरणी का अर्थ होता है नाव, और तरणी का अर्थ होता है सूर्य। इसको याद कैसे करोगे? देखिए, नाव हमारे पास भी रहती है, छोटी दिखाई देती है, जो छोटी मात्रा नाव। सूर्य हमसे काफी दूर है, बड़ा दिखाई देता है, तो हम कह देंगे तरणी यानी सूर्य। वर्ण, वर्ण का अर्थ लेते हैं हम यहां पर विभाग, जैसे चारों वर्ण वगैरह। और इस वर्ण का अर्थ होता है हमारे लिए घाव, जख्म की जो स्थिति है। अस्सी, अस्सी का अर्थ होता है तलवार, और 80 का अर्थ होता है एक संख्या। क्रम और कर्म, क्रम का अर्थ होता है कार्य से, और क्रम का अर्थ होता है लगातार, सिलसिलेवार। जेव यानी जीव संबंधित, और जीव का अर्थ होता है प्राणी। दश और दंश, दश का अर्थ होता है संख्या विशेष, दंश का अर्थ होता है डसना या किसी प्रकार का दंश, सर्प दंश, मधुमक्खी का दंश वगैरह ये, तो इसका लेंगे हम डसना। राज और राज, यहां पर आपको देखिए नुक्ता का ही प्रयोग है चिन्ह संबंधी अर्थ। तो राज का अर्थ होता है प्रशासन, और राज का अर्थ होता है रहस्य। तो इस प्रकार से हर शब्द का एक अलग अलग अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार से इति और इर्ति, इति का अर्थ होता है समाप्ति, इर्ति का अर्थ होता है यहां पर पीड़ा। पय और पेय, पय का अर्थ होता है यहां पर दुग्ध वगैरह के लिए, पेय का अर्थ होता है पीने योग्य। रिद और हृदय, रिद, रिद का तो अर्थ हो जाता है यहां पर खालीपन से, और हृदय का अर्थ होता है मन। प्रमोद और प्रमाद, प्रमोद का अर्थ होता है आनंद, और प्रमाद का अर्थ होता है उन्माद, पागलपन। तो इस तरीके से साथियों ये हमारा एक चार्ट है जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं युग्म शब्दों को हमें किस तरीके से देखना है। तो यह आज की कक्षा का आपका विषय के तौर पर युग्म शब्द का जो टॉपिक है वो पूर्ण होता है। कल नई टॉपिक के साथ वापस हम आप लोगों से जुड़ेंगे। बैंको क्लासेस में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।